Hello student, welcome to your social science class. Today we discuss the composition of the state executive. In our previous video we discussed about the composition of the state legislatures. I think you understand the topic. Now we discuss the composition of the state executive. देखो बेटा, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है उसके भी टू पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं. सबसे पहले उसमें होता है गवर्नर, ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है. देन होता है चीफ मिनिस्टर, रियल हेड ऑफ द स्टेट, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. जो हमारा गवर्नर होता है वो ओनली ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, और उसके जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द गवर्नर, ठीक है. द गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कि ईच स्टेट का एक गवर्नर जनरल होता है, और सम टाइम सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट. ओके. जो गवर्नर है इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. वो एक तरह से नॉमिनल हेड होता है, मतलब एज ए फॉर्मेलिटी हेड होता है स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ गवर्नर. यानी जितने भी जो पावर्स है स्टेट की एग्जीक्यूटिव की, वो सभी उसके नाम के ऊपर होती है, उसके सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है. बट द जो रियल फंक्शन होता है वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है अलोंग विद द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है. अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए गवर्नर के लिए? सबसे फर्स्ट तो he or she must be completed the age of 35 years. He or she must be citizen of India. He or she must not hold any office of profit, मतलब उसको किसी लाभ का पद प्राप्त नहीं हो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है. He or she must not be member of either house of parliament or a house of the legislatures of any state. ये सभी क्वालिफिकेशंस अगर एक पर्सन के अंदर है तो वो एज ए गवर्नर अपॉइंट हो सकता है. अब उसके पावर और फंक्शंस क्या होते हैं? द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर. फर्स्ट है, ही और शी अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर. वो क्या करता है कि जो मेजोरिटी के जो लीडर्स होते हैं उनको अपॉइंट्स करता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर. ही और शी अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल्स, ठीक है. वो जो दूसरे मिनिस्टर हैं उनको भी अपॉइंट्स करता है, किसके एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे. ही और शी मेक ऑल अपॉइंटमेंट टू द हाई ऑफिस इंक्लूड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस. इन सभी को भी वो अपॉइंट करता है. द गवर्नर रिकमेंड्स द स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो गवर्नर जनरल है वो क्या करता है कि जो रिकमेंड्स करता है स्टेट का जो भी एनुअल बजट होता है उसको किसी भी स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली में प्रेजेंट करने से पहले वो उसको रिकमेंड करते हैं. एज ए discretionary power, when no single party get a clear majority in the assembly, the governor can use his discretions in appointing the chief minister. अगर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती इलेक्शंस के अंदर तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो अपनी पावर का यूज करके जो चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट कर सके. द गवर्नर हैज द पावर टू summon and dissolve the legislative assembly on the recommendation of the चीफ मिनिस्टर. गवर्नर के पास पावर होती है कि वो समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जितनी भी रिकमेंडेशंस है वो चीफ मिनिस्टर की हेल्प से उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है. ये था हमारा गवर्नर के बारे में. उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ ली हमने, उसकी पावर और फंक्शन पढ़ ली, उसकी वैल्यू क्या है स्टेट के अंदर वो हमने रीड आउट कर ली. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द इलेक्शंस ऑफ एमएलए. हमने एमएलए के इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी लेती है इलेक्शंस के अंदर, उसके जो लीडर्स होते हैं वो आपस में अपना जो चीफ मिनिस्टर है वो नॉमिनेट करते हैं और गवर्नर उनको फिर अपॉइंट करता है. अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं आती तो फिर वो कौन सी गवर्नमेंट बनाते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर उनमें से चीफ जो मिनिस्टर है उनको बनाया जाता है.
और गवर्नर उसको अपॉइंट करता है उसके मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है, और किसके रिकमेंडेशंस के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशंस के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया कि चीफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मैंने बताया कि जब भी कोई मतलब जब इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर जो मेजोरिटी में जो पार्टी आती है, मतलब जो इलेक्शंस को विन करती है, उसके जो लीडर्स होते हैं वो आपस में अपने में से किसी एक को मतलब चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं और गवर्नर उसको अपॉइंट करता है, और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर वो चीफ गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस पे। अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी पे नहीं आती तो वो कॉलिनेशंस के गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर उनमें से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब इसके लिए इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स के लिए। इसके पावर और फंक्शंस क्या होते हैं कि द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे जो गवर्नर है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, और रियल हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। ही और शी सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द एंटायर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। वो जितने भी मतलब जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर उन सभी के वर्क को सुपरवाइज करता है। ही और शी डिस्ट्रीब्यूट, और वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स को, ठीक है, मिनिस्टर्स के अंदर जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। और क्या करता है कि अपनी जो कैबिनेट्स जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, उनकी टाइम टू टाइम मीटिंग लेता है और जितने भी जो डिसीजंस होते हैं स्टेट से रिलेटेड उन पे वो डिस्कस करते हैं। ही और शी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेस और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सक्सेस हुई है तो चीफ मिनिस्टर का होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो फेल हुई है तो भी उसमें चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेजिग्नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर इज ट्रीटेड एज द रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है तो ऐसा होता है कि जो सभी जो एंटायर जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन भी माना जाता है, मतलब वो भी अपना रेजिग्नेशन उनको भी देना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। मैंने आपको बताया कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या होता है कि जो पार्टी इलेक्शंस जीतती हैं उनमें जो लीडर्स होता है, जो चीफ मिनिस्टर, वो अपने मतलब मंत्री वगैरह डिसाइड करता है। देयर आर 3 कैटेगरी इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड बाय द असेंबली अगेंस्ट एनी मिनिस्टर द एंटायर मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अगर मतलब नो कॉन्फिडेंस अगर किसी भी असेंबली के अंदर पास हो जाता है अगेंस्ट एनी मिनिस्टर तो सभी मिनिस्टर्स को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है। अब इसके पावर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, देखो हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के पढ़ लिए। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, इनके काम क्या होते हैं। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। ये रियल हेड होते हैं स्टेट के, ठीक है। जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी